लास्ट लेक्चर में हमने मेन टॉपिक जो बेसिक्स हैं वो कर लिए थे और अब हम मूव कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एग्जैक्टली क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। कितने टाइप्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट को? एक तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, और जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहले एक बार लास्ट लेक्चर देखो, फिर इस लेक्चर पे आना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं होगी और सेट क्या है और सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं पता होंगे तो आप इस वाले पार्ट पे नहीं आ पाओगे। फॉर स्टार्टिंग दिस पार्ट यू हैव टू एट फर्स्ट गो टू दैट प्रीवियस वीडियो एंड यू हैव टू चेक आउट दैट वीडियो कम्प्लीटली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इन दोनों का ही बेस लेके आगे पूरा बिल्डअप होने वाला है सेट्स चैप्टर। तो रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और हम एक सेट को इन दोनों फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं और ये क्या चेंजेस लाने वाला है फर्दर, तो वो सब अभी पता चलेगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, और ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या है? मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। बहुत सिंपल होता है, एक पैरेंथेसिस के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं। तो मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लेती हूँ। बहुत इजी था, मैंने 1 to 5 पूरे डिजिट्स लिखे, कॉमा से सेपरेट किया, कर्ली ब्रेसेस में रख दिया जो कि पैरेंथेसिस है, और पूरे सेट को एक नाम दिया कैपिटल A। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, एक सेट को लिखने का तरीका। मैं बोलूँगी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखो। आप 1 to 10 लिखोगे सेपरेटेड बाय कॉमास, पैरेंथेसिस लगाओगे, एक नाम दे दोगे और ख़त्म। फर्स्ट 20 बोलूँगी, आप 20 तक लिखोगे। फर्स्ट 50 बोलूँगी तो अब थोड़ा काम आपका बढ़ता जा रहा है। अब फर्स्ट 100 बोलूँगी, फिर 2000 बोलूँगी, 2 करोड़ बोलूँगी, और जब इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डिजिट्स आने लगेंगे और एलिमेंट्स आने लगेंगे, मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें उसके अंदर लिखना है, तो वो हम लिखेंगे कैसे? वो पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ 1 to 10 है, 20 है, 50, 100, 200 आप लिख सकते हो, लेकिन जब बात लाखों में चली जाती है, करोड़ों में चली जाती है, तब क्या करें? तो ऐसी प्रॉब्लम आई होगी और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश की गई होगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला ये सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर छोटी सी चीज़ थी जो इजीली सबको समझ में आ सकती थी। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत मेहनत से निकाला गया ताकि इसमें आ रही जो लिमिटेशंस है, लूपहोल्स है, उसको इसमें कवर किया जा सके। तो अब हमने क्या किया, सिमिलरली एक सेट लिया, सेट लिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स यहाँ पे होता तो आप क्या करते, 1 to up to 100 लिखते पूरा कॉमा लगा लगा के। यहाँ पे मैं क्या करूँगी देखना, मैंने एक वेरिएबल लिया x, ठीक है, तो वो x लिया मैंने, और x को मैंने मान लिया नेचुरल नंबर्स। तो x को मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जिनको ये सिंबल नहीं पता वो पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखे, क्योंकि ये सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल है। जिन्होंने ये सब चीज़ें पता है, जिनको ये बेसिक्स पता है, तो वो इस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी मैंने क्या लिया, x एक ऐसा वेरिएबल है जो सारी नेचुरल नंबर्स की वैल्यू उसमें ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैंने यहाँ पे लगाया सच दैट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और या फिर 2 डॉट। तो यहाँ पे मैं 2 डॉट वाला भी लिख के दिखाती हूँ। थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। एक ये तरीका, एक ये तरीका है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स कितने चाहिए मुझे, फर्स्ट 100 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो मैं नेचुरल नंबर लूँगी, और वो नेचुरल नंबर कितने चाहिए, फर्स्ट 100, यानी लेस देन 100 चाहिए क्या, नहीं, लेस देन और इक्वल टू। जब मैंने ये साइन लगा लिया
तो इससे क्या पता चलता है कि 100 से कम और 100 को लेके। लेस देन और इक्वल टू का साइन क्या डिपिक्ट करता है कि लेस देन यानी 100 से कम जितने भी नंबर्स है वो तो चाहिए ही, साथ में 100 भी चाहिए। ये लेस देन और इक्वल टू मीन्स कि लेस देन तो चाहिए ही, साथ में ये इक्वल टू भी चाहिए। ये याद रखना बहुत अच्छे से। ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 100 सारे रहेंगे प्लस 100 को भी लेके चलेंगे। समझ में आया? अगर मान लो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, 70 से बड़े सारे नंबर x हैं और साथ में 70 भी है। जब ये लेस देन और ग्रेटर देन आता है और उसके साथ ये इक्वल टू आ जाता है, दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है, वो भी इंक्लूडेड है। अब इसके बाद का देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेम लिया है, यहाँ पे सेम होगा, सच दैट है नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा नाम जो मैंने दिया है सेट को, इक्वल टू पैरेंथेसिस लगाया, सब कुछ सेम था यहाँ जैसा, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो मैंने सेपरेटेड बाय कॉमास में लिखने से अच्छा सोचा कि मैंने उसको एक प्रॉपर्टी हिसाब से बना दिया। प्रॉपर्टी बना दी कि अंदर जो भी नंबर आएंगे वो x रहेंगे, ठीक है। और उन x की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लेस देन और इक्वल टू 100 है और वो नेचुरल नंबर्स हैं। x जो है वो नेचुरल नंबर है और वो जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो 100 से कम है या फिर 100 है, ठीक है। मैंने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को लिखने का ये तरीका निकाल लिया। तो जब ये वाला मुझे प्रॉब्लमेटिक लगने लगा तो मैंने थोड़ा इजी तरीका निकाल लिया जिसमें मुझे एक ही लाइन के अंदर कुछ कम शब्दों में सेट को डिफाइन करना आ गया। तो ये इतना इजी था और आई होप कि ये बहुत इजी लगा होगा आपको। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको सिखा देना चाहती हूँ। अभी अभी हमने एक सिंबल सीखा है लेस देन और इक्वल टू, और ये जो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो सिंबल है ये तो आपको समझ में आ गया कि लेस देन वाला भी लेना है और साथ में लेस देन वाले भी लेने हैं सारे नंबर्स, और इक्वल टू वाला भी लेना है। लेकिन अभी आपको एक और एग्जांपल देती हूँ और उससे आपको मुझे बताना है कि ये कैसे होने वाला है। एक कोई नंबर है x, वो किस किस के बीच में लाई करता है, 10 और 55, ठीक है। तो अभी आपको मुझे बताना है कि ये नंबर्स एग्जैक्टली कैसे रहने वाले हैं। 10 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 10 से बड़े हैं ऑब्वियसली, x क्या है 10 से बड़ा है, दैट मीन्स 10 से बड़े वाले सारे नंबर्स चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए ये क्या हुआ, ये किसका सिंबल हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी 10 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन किससे है, x से, ठीक है। x क्या हुआ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हुआ 10 से। अगर हम इधर से देखें तो x क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10 से हुआ, और जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आता है तो वहाँ पे ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो नंबर है ये इंक्लूड नहीं होता है। अब यहाँ का चेक करते हैं, x जो है वो लेस देन है किससे, 55 से, और इक्वल टू भी है 55 के। तो यहाँ पे लेस देन है, चलो ये तो मान लिया कि वो उससे कम, जो भी नंबर आएंगे वो उससे कम आएंगे, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू लगते ही यहाँ पे ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिक्टली लेस देन है और ये लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों सिंबल्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको हमेशा यूज़ करना है। सेट बिल्डर का जो कहते हैं बैकबोन है ये सिंबल। तो इसके बारे में आपको अच्छे से कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए माइंड में कि अगर स्ट्रिक्टली लेस देन या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिख रहा है, दैट मीन्स कि उसके आसपास वाला जो नंबर रहेगा वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, उससे आगे वाला करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, x की वैल्यू क्या क्या होगी, x की वैल्यू 11 से स्टार्ट होगी। कैसे, x जो है वो 10 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो 11 है, 10 को नहीं ले सकते। 10 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होगा, 11 होगा। अब 11 से लेके ये काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, ये काउंटिंग चलेगी 53, 54 और 55।
55, यानी 11, 12, 13, 14 अप टू 55 तक चलेगी। अगर यहाँ पे मैं इसे इरेज कर दूँ तो क्या होगा, ये 55 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 55 से स्ट्रिक्टली लेस देन है क्या, x, और जब 55 से स्ट्रिक्टली लेस देन है तो इससे एक कम ही लेना पड़ेगा, तब ये 54 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स हम इसको भी काउंट कर रहे हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको इन दोनों सिंबल्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं वहाँ पे और भी इन डेप्थ एग्जाम्पल्स देके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने ये जो पढ़ाया है आपको, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है और ये सब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो उससे पहले भी ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट देम। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपल कॉमास के साथ, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरह का प्रॉपर्टी बेस्ड, यानी एक जनरलाइज्ड फार्मूला आप उसको बना दो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है, एक जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी आपने बना दी है और उस प्रॉपर्टी को देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या नंबर्स या क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हमको आ गया। आर दे एप्लीकेबल ऑल टाइम, क्या ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा? तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर केसेस ऐसे रहें, गेट अ सेट या फिर एक सेट बनाओ जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, एलिमेंट्स सारे इवन नंबर्स हो अप टू 2 करोड़, तो क्या आप कर सकते हो वैसा? बिल्कुल नहीं कर सकते। तब ये काम आता है, यहाँ पे आप सीधे 2 करोड़ लिखोगे कंडीशन के पार्ट में और आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। विच वन इज़ ईजी एंड टाइम सेवर, इनमें से कौन सा ईजी है और कौन सा टाइम सेवर है? ये ईजी उन केसेस के लिए है जहाँ पे आपको ऐसा बोला जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री, मान लो एक वर्ड है, उसमें से जितने भी अल्फ़ाबेट क्या कहते हैं वॉवल्स हैं उसका एक सेट बनाओ। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री के वॉवल्स का सेट बनाओगे। लेकिन वो सब छोटे क्वेश्चंस हैं और उन छोटे क्वेश्चंस के लिए ये रोस्टर फॉर्म परफेक्ट है। लेकिन जब बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए टाइम सेवर ये होता है और इजी ये होता है। अगर छोटा क्वेश्चन है और आप वो फॉर्मेट लिख रहे हो, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है और उसमें वॉवल्स ढूंढ के निकालो, तो ये अगर आप फॉर्मेट लिख रहे हो, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस पकड़ के आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जबकि वो इस फॉर्मेट में लिख के काम ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ से ही हम ये दो चीज़ें क्लियर आउट कर लेते हैं। अब ये सब क्वेश्चंस तो हमारे हो गए, लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये दोनों हमने पढ़ाई, इन दोनों का जो हमने है एक्सप्लेनेशन, वो हमने देखा क्यों? ये एक्सप्लेनेशंस हमने क्यों किए? हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को पढ़ा ही क्यों? तो ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म दोनों अपनी अपनी जगह स्टैंड करते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर को कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं, लेकिन इसके बाद जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, लेट्स सॉल्व वाला प्लेलिस्ट, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स इसको और अच्छे से समझने के लिए। रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो सारे लेटर्स का हम क्या करेंगे, सेट बना देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस लिया, सारे लेटर्स लिए, कॉमा से सेपरेट किया, एक सेट का नाम दे दिया। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो वॉवल्स क्या क्या है, ई दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे, अगर वॉवल्स का बोले तो इसको ए डैश लेती हूँ, सेम नेम नहीं ले सकते, ठीक है? तो आई ओ ई, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वॉवल्स का एक सेट बना दिया और ये वॉवल्स का सेट का जो नाम है मैंने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि एक ही जगह पे मैंने लिखा है, फिर दोनों को ए लिख दूंगी, दैट मीन्स ये और ये सेम है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि ये गलत है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम बदल दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में से आपको ये सब चीज़ें निकालने, एक वर्ड में से आपको अल्फ़ाबेट्स निकालने के लिए बोला गया है, तो ये तो बहुत ईजी है।
वहाँ पे ध्यान दो, सेट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल बोला गया है। एक सेट लेते हैं ए, रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे नेचुरल नंबर्स को x से रिप्रेजेंट कर देना पड़ेगा। फिर सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर्स सच दैट सेट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल हटा दो, रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स x क्या हुआ 1/n, रेसिप्रोकल हुआ किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो ये n क्या है, n किस में होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हुई 1/n और ये n क्या हुआ, नेचुरल नंबर। ये एक तरीका है लिखने का, और भी एक तरीका है, उसको वैसे भी लिखा जा सकता है। फॉर ऑल x, जब हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू n लिखते हैं तो यहाँ पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल x, ठीक है। सारे x के लिए x की जो वैल्यू है वो क्या है 1/n, x की जो वैल्यू है क्या है 1/n, सच दैट, ठीक है, सच दैट ये रहा, ठीक है। तो फॉर ऑल x सच दैट, फॉर ऑल x, फिर इसका मतलब हुआ सच दैट x is equals to 1/n, that is x is the reciprocal of all natural numbers, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, n से, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जब यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो चीज़ जस्टिफाइड होनी चाहिए और प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए कि मैंने एक सेट लिया जिसमें सारे नंबर्स को मैंने x से डिनोट किया, फॉर ऑल x सच दैट, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या ली, रेसिप्रोकल ली, तो 1/n किसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैंने n छोटा n लिया, ठीक है। यानी वो रेसिप्रोकल किसका है, ऑल नेचुरल नंबर्स, और उस n को मैंने कहाँ रिप्रेजेंट किया, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्लियरली बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एक रोस्टर फॉर्म क्या होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होता है। अब मैं अगर यहाँ पे बोलती कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की जगह बोलती कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 5 की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर्स बोल दिया गया है। अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते बैठोगे तो आगे आपको डैश 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 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फाइनाइट तक जाएगा। हम वैसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो सेट दिखे वो फुल्ली डिफाइंड और वेल डिफाइंड और अच्छे से पता चले कि हमारा सेट क्या डिपिक्ट कर रहा है, इसलिए हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म लिया है। ये एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल यहीं पे लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमें सेट लेना है किसका, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, यानी सारे इवन नंबर्स का सेट लेना है। तो वो कैसे शो करेंगे हम, सेम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन नंबर्स हम कैसे शो करते हैं, इवन नंबर्स होते क्या हैं, इवन नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक फैक्टर क्या रहता है, 2 रहता है, यानी 2 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है वो इवन नंबर होता है। तो मैं लिखूंगी x की जो वैल्यू है वो 2n रहेगी, और n ऑब्वियसली क्या होगा, नेचुरल नंबर। कोई भी एक नंबर रैंडमली ले लिया n, और वो n कहाँ बिलोंग करता है, वो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट को। और ये इतना ईजिली हम डिफाइन कर दिए, इतने सारे इवन नंबर्स लिखने के बजाय हमने एक लाइन के अंदर पूरा इवन नंबर को बता दिया। और जो ये हम कर रहे हैं ये क्या है, एक प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर दे रहे हैं, यानी हमने एक प्रॉपर्टी बना दी कि x की वैल्यू क्या है 2n और n बिलोंग्स टू n। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक ही लाइन के अंदर कि सारे इवन नंबर्स का सेट कैसे लिया जाता है। आपको समझ में आ ही गया होगा, ये काफ़ी एग्जांपल्स थे, और अगर इससे ज़्यादा कुछ और चाहते हो तो लेट्स सॉल्व वाला वीडियो देख, क्वेश्चंस भी लूँगी जिससे हम ये कन्वर्जन्स करते हैं,
तो वो क्वेश्चन से आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, और कुछ और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जितने एग्जाम्पल्स देखोगे इस चैप्टर में उतना ईजी आपको कंसेप्ट लगेगा। जाते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहला टाइप लेते हैं जो कि है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट, क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट होता भी है जो कि एम्प्टी हो? अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, सेट होता है, लेकिन कोई सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या वो सेट होता है? तो वो मैथ्स की दुनिया में सेट होता है। ठीक है, कलेक्शन डजंट मीन्स कि हर एक एलिमेंट होना ही चाहिए, अंदर कुछ ना भी हो तब भी उसे सेट कहा जाता है, और उसे कहा जाता है एम्प्टी सेट। और अगर अंदर एक भी एलिमेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कुछ भी खास सोचने लायक है नहीं। लेकिन डिनोट कैसे किया जाता है, और इसमें कुछ 2-3 टिपिकल चीज़ें हैं जो हर एक IIT JEE एस्पायरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये 2-3 चीज़ों की वजह से ही एग्ज़ाम में आपके स्कोर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि नो एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा सेट हम कैसे डिनोट करेंगे? मान लो एक सेट है A, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। तो डिनोट करने का तरीका क्या हुआ? ये हुआ कर्ली ब्रेसेस दैट इज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। या तो ऐसे डिनोट करो या फिर इसको ऐसे डिनोट करो। ये दो चीज़ें तो आपको पता चल गई। अब मैक्सिमम लोग एक मिस्टेक ज़रूर करेंगे, एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, एक आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए है एक ऐसा सेट जिसमें फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड एक्स इज एन इवन नंबर। सारी एक्स की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 49, और एक्स जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं ये ट्रू है कि नहीं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7, प्लस माइनस अगर आप लगा रहे हो स्क्वायर रूट करने के बाद तो 7 होना चाहिए बेसिकली। एक्स इवन नंबर बोल रहे हैं, 7 इवन नंबर है कि नहीं ये चेक करो, नहीं है। दैट मीन्स ये सेट एम्प्टी सेट है, इसमें ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि इवन नंबर हो और उसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। यानी x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो 7 आ रही है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है जो भी है वो इवन बोली जा रही है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इवन है, अपने ही अंदर अपने ही ब्रैकेट के अंदर इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया है। दैट मीन्स कि ये एक प्रॉपर्टी बनी ही नहीं, और जब कोई चीज़ प्रॉपर्टी नहीं बन रही है दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जो कि इवन भी हो और इसका आंसर भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा एक एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू लेंगे फॉर ऑल x सच दैट x की जो वैल्यू है वो 7 और 8 के बीच में है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, x जो है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। x की वैल्यू 7 और 8 के बीच में है, दैट मीन्स ये पक्का या तो रैशनल नंबर होगा या तो डेसिमल फॉर्म में होगा। रैशनल होगा या डेसिमल फॉर्म में होगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एक पूरा नंबर आपको मिलता है, ना कि ऐसा। तो जब ऐसे फॉर्म में हम डिनोट ही नहीं कर पा रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर आ नहीं रहा है, यानी ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये दोनों काट रही है एक दूसरे को, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे b इक्वल्स टू 5। या फिर एक और तरीका है लिखने का, b इक्वल्स टू दिस एम्प्टी ब्रैकेट। लेकिन ये चीज़ तो हमने समझ ली है, पर कई लोग एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, b इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू
ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? आपको तो लगेगा कि ये सब सेम ही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब सेम है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने सिंपल आपको यहाँ पे बता दिया था कि सिर्फ 2 सिंबल्स हैं ये। अगर इसको छोड़ के आप कोई और सिंबल्स को अगर आप एम्प्टी सेट बोल रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप इसको भी एम्प्टी सेट बोल रहे हो, इसको भी एम्प्टी सेट बोल रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। अगर ब्रैकेट के अंदर 0 है तो 0 तो इंटीजर का एक बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो 0 क्या हुआ? एक एलिमेंट हुआ ना। अगर मैं बोल दूं कि ब्रैकेट के अंदर सारे होल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप 0 के साथ ही ना स्टार्ट करोगे। अगर मैं बोल दूं कि सारे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो आप 0 को नहीं लिखोगे क्या? तो 0 जब ब्रैकेट के अंदर आ रहा है दैट मीन्स ये एम्प्टी हुआ क्या? नहीं हुआ। और ये जो लिखते हैं ना, ये दोनों का मिक्सचर, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ ये दोनों तरीके से ही आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना। इसलिए आप अपने नोट्स में ये क्रॉस लगा के ये पॉइंट ज़रूर लिखना कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में इनको सिलेक्ट नहीं करना है। अब ये वाला पार्ट चलते हैं, बहुत ईजी है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। क्या ये सिंगलटन सेट है? ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि क्या 0 विदिन ब्रैकेट्स विदिन ब्रेसेस क्या ये सिंगलटन सेट है। और ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए। फॉर ऑल x सच दैट x - 7 = 3। अब आपको लग रहा है ये ऐसा कैसा है और हम इससे कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है। x - 7 = 3 है तो ये -7 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? +7 हो जाएगा, यानी x = 7 + 3 हो जाएगा। और x = 7 + 3 यहाँ पे करके बताती हूँ। x - 7 = 3 है, x = 7 + 3 हो जाएगा, दैट मीन्स x = 10 हो जाएगा। ये क्या है? सिंगलटन सेट है, यानी अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 10, जो कि हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सेट है जिसमें सारे x की वैल्यू क्या है? इवन प्राइम नंबर है। तो x की वैल्यू क्या चाहिए हमें? इवन प्राइम नंबर। चेक करो कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। प्राइम नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो इवन भी होने चाहिए। आप ऐसा करते चले जाओगे और सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो? और ये क्या हो गया? हमारा सिंगलटन सेट। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते डिस्कस कर लेते हैं। ये 2-3 टाइप्स, ठीक है? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट है और एक ऐसा सेट जो कि इनफाइनाइट सेट है, उसे ही हम बोलेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है? तो फाइनाइट क्या है एग्जैक्टली? एलिमेंट्स उसके क्या होने चाहिए? फाइनाइट, दैट मीन्स एक जगह पे आके उसे एंड होना चाहिए। और इसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही ईजी है। कोई भी एक फाइनाइट सेट बताओ मुझे। फाइनाइट सेट कैसा हो सकता है? अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 500 और अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 20, ठीक है? तो ठीक है, लेस देन 500 एक सेट बना लो, लेस देन 500 रख दो। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कार्डिनल नंबर्स, ये दोनों तो समझ में आ गए हैं। इसका सेट बनाना भी आपको आ जाएगा रोस्टर फॉर्म से या फिर किसी भी फॉर्म से आप बना सकते हो। ये रोस्टर से नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा? सेट बिल्डर से। और ये इसे भी सेट बिल्डर से बना लो, ठीक है? तो अब यहाँ पे चलते हैं।
इसे सेट बिल्डर से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑल इंटीजर्स है और सारे इंटीजर्स लिखते लिखते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे सेट बिल्डर यूज़ करना है और यहाँ पे भी आप सेट बिल्डर ही यूज़ करो। कार्डिनल नंबर्स, ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको डिस्क्राइब करेगी। क्या है कार्डिनल नंबर्स या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लिया है, लेस देन 10 लिया है, तो यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगी वो सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये सेट जो हुआ ये क्या हुआ हमारा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे ऑर्डर या कार्डिनल नंबर हमें समझना है। कार्डिनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो इसकी ऑर्डर बताए, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बताए। तो यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इस सेट का ऑर्डर या इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 10 है। उसको डिनोट कैसे करते हैं, n ऑफ a। सेट अगर a है तो a लिखा है, b होगा तो b लिखो। और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, कभी सेट फाइनाइट रहेगा तब जाके आप उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये बता सकते हो। अगर सेट इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन फाइनाइट सेट है इसलिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे ही पता चल जाते हैं तो वो क्या हुआ हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर इज नथिंग बट इट्स द काउंटिंग और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। तो इट इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फाइनाइट सेट, और उसको डिनोट करते हैं n ऑफ a से। और यहाँ पे इसके हिसाब से n ऑफ a क्या होगा, 10 होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस सेट विल बी 10 या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट विल बी 10। तो मेरे हिसाब से ये आपको इजीली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप्स देखो। तो अब हम समझ लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, तो कोई दो सेट ले लो और उनके जो कार्डिनल नंबर्स अगर सेम है, 2 3 सेट, ठीक है, तो उनके अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट। लेकिन इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, ऐसे दो सेट्स या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे दो सेट्स जिनके मेंबर्स दोनों में सेम हो। दैट मीन्स ए के सारे मेंबर्स बी में हो और बी के सारे मेंबर्स ए में हो। तो सीधे सीधे बात होगी, अगर दोनों के मेंबर्स एक दूसरे में होंगे तो ए इक्वल्स टू बी होगा। वैसे ही अगर 4 या 5 ऐसे सेट्स हैं जिनके मेंबर्स एक दूसरे में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स वो सेट्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे इक्विवेलेंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट मीन्स देखो, इक्वल मीन्स एग्जैक्टली आपको सुन के ही लग रहा है कि वो चीज़ इक्वल है। इक्विवेलेंट यानी एक जैसा। ठीक है, तो ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर्स सेम हो। और यहाँ पे सेट्स ठीक है, सारे ए के मेंबर्स बी में हो और बी के मेंबर्स ए में हो। ऐसे दो सेट होंगे ए और बी। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर भी होने चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जबकि इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब इसके अंदर ए बी सी भी हो सकता है, सी डी ई, और इसके अंदर क्या हो सकता है, एफ जी ई ए। तो इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर जो रहता है यानी n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b होना चाहिए। कार्डिनल नंबर्स इक्वल होने चाहिए। इसमें पूरे के पूरा सेट ही इक्वल होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इक्वल सेट्स के लिए एक और कंसेप्ट लगता है, वो होता है सबसेट का कंसेप्ट। सबसेट का कंसेप्ट अगर समझ लिया तो ये सब कंसेप्ट्स में भी और अच्छे से जा सकोगे। ठीक है,
तो A इक्वल्स टू बी सबसेट के थ्रू कैसे पहुंचा जाता है वो भी बताऊंगी। तो सबसेट के बाद आता है पावर सेट और ये सब बहुत कुछ टर्म्स हैं अभी भी बाकी, लेकिन आज मैं वो नहीं लेना चाहती। आज मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। 7 टर्म्स आपके लिए बहुत है, आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड रिसर्च करो, ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ढूंढो। मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकती हूँ आपको। जैसे कि कोई सेट है A और B, इसमें A B C D है, इसमें E F G H है एलिमेंट्स, लेकिन क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे या इक्वल? ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि n ऑफ A कितना है 4 और n ऑफ B कितना है 4, therefore n of A equals to n of B, which means cardinal numbers of A equals to cardinal numbers of B और hence these sets are equivalent। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 नेचुरल नंबर्स लिए, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, ये मैंने A डैश लिखा है ताकि इन दोनों के मैच ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ अलग लिखती हूँ, आप बताना कि वो क्या होता है। आर दे सेम? अगर आप नहीं बोल रहे हो तो आप गलत हो, ये सेम है। ऑर्डर डजेंट मैटर, इफ द थिंग्स आर रिपीटेड दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। अगर यहाँ पे ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, ये इक्विवेलेंट है या इक्वल है? आप बोलोगे नहीं इक्वल, नहीं ये इक्विवेलेंट है और ना ही ये इक्वल है, क्योंकि इसका क्या है ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 4 नहीं है, इसका ऑर्डर 3 ही होगा। दैट मीन्स इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3 ही होगा, 1 2 3। ये जो 2 है उसको एक ही बार लेना है, सेकेंड टाइम नहीं लेना है, यानी सेकेंड टाइम वो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। और अगर आप बोल रहे हो ये इक्वल नहीं होते, रिपीटेशन डजेंट मैटर इन सेट, रिपीटेशन एंड ऑर्डर डजेंट मैटर इन सेट, याद रखो, ठीक है। तो ये ऐसा ही काउंट होगा। ऑर्डर डजेंट मैटर और रिपीटेशन का मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो भी नहीं मैटर करता है। दैट मीन्स A डैश इक्वल्स टू B डैश, हेंस बोथ आर इक्वल। तो इक्वल सेट्स का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है और इक्विवेलेंट का भी एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो आप ले सकते हो, थोड़े से टिपिकल एग्जाम्पल्स भी होंगे तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। अगर क्वेश्चन आंसर्स में अगर मुझे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में लूँगी, जो कि लेट्स सॉल्व वाला पार्ट है, तो वहाँ पे लेंगे। फिलहाल के लिए इधर पे ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट योर आंसर्स। जो होमवर्क मैं देती हूँ उनका आंसर आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, बिकॉज योर कमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर मी। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।